हेलो डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एमएससी बायोकेमिस्ट्री ड्यू का सॉल्वर्ड पेपर डिस्कस करेंगे। द पेपर मोस्टली कंटेन 100 क्वेश्चन। द मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, यानी मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन हैं वो बायोकेमिस्ट्री से आते हैं। एक्सेप्ट बायोकेमिस्ट्री, कुछ क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हैं, कुछ सेल बायोलॉजी से, एंड सम क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम इम्यूनोलॉजी। So let's discuss question first. Which of the following organism is exploited for transfer of genes in plant? तो प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, स्पेशली इट्स ए वेरी पॉपुलर ऑर्गेनिजम्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस. Agrobacterium tumefaciens is a natural genetic engineer, and it's also named Rhizobium radiobacter. It's a rod-shaped gram-negative bacteria, एंड इसकी एक खास बात है कि ये प्लांट के अंदर जो जीन ट्रांसफ़र करता है वो ट्रांसफॉर्मेशन की मैकेनिज्म से करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है उससे ये जीन को ट्रांसफ़र करेगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, which of the following defects in adrenal cortex lead to lack of glucocorticoid and mineralocorticoids? तो जनरली जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हैं और मिनरलोकोर्टिकोइड हैं, इनका जो पाथवे है उनके अंदर अगर हम किसी एंजाइम को अफेक्ट कर दें तो ऑब्वियसली ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो हमें पाथवे यहाँ पर देखना चाहिए। ये एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस का पाथवे है, जिसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक एंजाइम्स है 21 हाइड्रोक्सिलेज, जो प्रोजेस्टेरोन को डाईऑक्सीकोर्टिसोन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो C21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, which of the following is true for allosteric inhibition of an enzyme? तो एंजाइम का हमें एलोस्टेरिक इनिबिशन के बारे में देखना है। सपोज दिस इज ए एंजाइम और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, दिस इज ए एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब एलोस्टेरिक इनिबिटर्स क्या होते हैं? तो लेट्स सी इन द ऑप्शन। इट ऑलवेज लीड टू ए रिड्यूस्ड बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। नहीं, एलोस्टेरिक इनिबिटर हैं वो एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करते हैं, तो वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग को रिड्यूस नहीं करेंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट। देन लेट्स सी द ऑप्शन सेकंड, द इनिबिटर बाइंड टू सम अदर साइट। हाँ, यहां तक सही है। देन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, इट्स ट्रू ऑप्शन फॉर एलोस्टेरिक इनिबिशन, क्योंकि एलोस्टेरिक जो इनिबिटर्स हैं वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते हैं, एक्टिव साइट के अलावा वो एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करते हैं। एलोस्टेरिक साइट को हम रेगुलेटरी साइट भी कहते हैं। तो ये इनिबिटर क्या करेंगे, एंजाइम की कोई रेगुलेटरी साइट के ऊपर क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, लेकिन ये एक्टिव साइट के ऊपर जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है वहां पर बाइंड नहीं करेंगे। सो ऑप्शन सेकंड मस्ट बी करेक्ट। देन let's see the option 3,
The inhibitor binds to the active site of the enzyme. No, it's incorrect. It causes the enzyme to work faster. No. Then let's see the question next. Which of the following is true about Michaelis-Menten kinetics? तो ये एंजाइम काइनेटिक्स से क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सो लेट्स सी द ऑप्शन. इट अज्यूम डेट कोवालेंट बाइंडिंग अकर बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री में या बायोलॉजी में कोवालेंट बाइंडिंग नहीं होती है. अगर सबस्ट्रेट एंजाइम से कोवालेंटली बाइंड कर गया तो सबस्ट्रेट हटेगा ही नहीं. तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट. Km, the Michaelis-Menten constant, is defined as the concentration of substrate at which enzyme working at maximum velocity. तो Km के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव नहीं किया जा सकता. देन लेट्स सी द ऑप्शन 3. Km, the Michaelis-Menten constant, is defined as the dissociation constant of the enzyme substrate complex. No. It describes single substrate enzyme. तो Michaelis-Menten जो काइनेटिक्स है वो सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम के लिए दिया गया है. यानी जो सिंगल एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है उसको डिस्क्राइब करता है Michaelis-Menten काइनेटिक्स. सो ऑप्शन 4 मस्ट बी करेक्ट. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. Which of the following increases calcium रिलीज फ्रॉम ER? यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जानते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम का स्टोर हाउस है और इससे हमें क्या करने हैं, इस ER से कैल्शियम है उनको बाहर की तरफ हमें रिलीज कराना है. तो इसके लिए कौन सा जो कंपाउंड है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? सो हम क्वेश्चन के ऑप्शन देखने से पहले एक डायग्राम से समझते हैं इसको. ये GPCR सिग्नलिंग पाथवे है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल पाथ भी बोलते हैं. तो कोई भी जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है. तो रिसेप्टर यहाँ पर हमारे पास GPCR है. अब ये GPCR के अंदर एक अल्फा सब यूनिट होती है. ये अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाती है. अल्फा सब यूनिट आगे मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम से फॉस्फोलाइपेज C बीटा को एक्टिवेट करती है. अब ये फॉस्फोलाइपेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, एक कंपाउंड है PI4,5 बिसफॉस्फेट. ये मेम्ब्रेन एंकर्ड कंपाउंड है. इस कंपाउंड को ब्रेक कर देती है दो कंपाउंड में. एक हो गया डाइएसाइल ग्लिसरॉल और दूसरा जो कंपाउंड हो गया क्या है, इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट या इसे शॉर्ट में आप IP3 भी कह सकते हैं. तो रिपीट अगेन, फॉस्फोलाइपेज C को किसने एक्टिवेट किया, अल्फा सब यूनिट ने. अब अल्फा सब यूनिट है वो आगे, सॉरी ये फॉस्फोलाइपेज है वो आगे क्या करेगा, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड कंपाउंड है PI4,5 बिसफॉस्फेट, इसको दो कंपाउंड में ब्रेक कर देगा. एक डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन गया और दूसरा क्या बन गया है, इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट यानी IP3 का फॉर्मेशन हो गया. अब ये IP3 क्या करता है कि जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर चैनल से बाइंड करता है. यहाँ पर ये बाइंड करेगा. बाइंड करने से जो कैल्शियम चैनल हैं, इनको गेटेड चैनल बोलते हैं, चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम क्या है बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है. तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि कैल्शियम रिलीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. सो हियर इज द ऑप्शन. डाइएसाइल ग्लिसरॉल. नो, डाइएसाइल ग्लिसरॉल है वो
ईआर के चैनल पे जाके बाइंड नहीं करता। पैराथायराइड हार्मोन नो, ये भी ईआर पे नहीं कर रहा था। कैल्सिटोनिन नो। इनोसिस्टोल ट्राइफॉस्फेट यानी IP3 ये कहाँ बाइंड करता था? ईआर के चैनल पे बाइंड करता था और उसकी वजह से कैल्शियम आयन है वो क्या होते थे? रिलीज होते थे। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 4. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. So let's see. Intrinsic fluorescence of GFP. GFP क्या है? ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन है, यानी ये फ्लोरोसेंस को शो करती है। इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, तो जीएफपी के अंदर जो फ्लोरोसेंस है वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सो लेट्स सी द ऑप्शन. साइक्लाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रेसिड्यू. अब आपको इतने ऑप्शन में कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी ऑप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो साइक्लाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन भी है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से अमाइनो एसिड ऐसे हैं जीएफपी के अंदर जो फ्लोरोसेंस को शो करेंगे। तो इसकी एक्टिव साइट है वो कंटेन होती है सेरीन, थ्रियोनिन एंड ग्लाइसिन से। सो ऑप्शन फर्स्ट मस्ट बी करेक्ट। आप नीचे देख भी सकते हैं, जो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन है वो एक बायोल्यूमिनिसेंट पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। इट्स कंपोज्ड ऑफ 238 रेसिड्यू, और जीएफपी है उसे एक्वेरिया विक्टोरिया जेलीफिश से इसको आइसोलेट किया जाता है, यानी ये इसके अंदर पाई जाती है। यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हैं ये जीएफपी है। जीएफपी का पहले साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लाइजेशन के बाद में डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन के बाद में इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से ये क्या शो करती है? बायोल्यूमिनिसेंस को शो करेगी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. Again, a very simple and straightforward question. Intrinsic fluorescence of protein is primarily contributed by. तो प्रोटीन के अंदर जो इंट्रिंसिक फ्लोरोसेंस है वो 3 ही अमाइनो एसिड शो कर सकते हैं। एक फिनाइल एलानिन है F, और W यानी ट्रिप्टोफान, एंड Y यानी टायरोसिन। तो ये 3 अमाइनो एसिड हैं जो फ्लोरोसेंस को प्रोटीन के अंदर शो करेंगे। तो लेट्स सी द ऑप्शन. हिस्टिडीन नो, प्रोलीन नो, सिस्टीन नो, ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. क्वेश्चन 8. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर आर यूज्ड टू ट्रीट. तो देखिए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है हमारे पास। ये एंजाइम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंदर काम करता है। स्पेशली होता क्या है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट है आपके पास, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी ऊपर जो एंजाइम दिया हुआ है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर। तो हियर द एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर कोई इनिबिटर इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट कर दे, तो ऐसे केस में एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड का अगर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो आप जानते हैं कि एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो क्या काम करता है? वेजो कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा, यानी जो ब्लड वेजल्स हैं उनका डायलेशन कराएगा। डायलेशन कराएगा तो जो ब्लड फ्लो है उसकी स्पीड क्या है? कम हो जाएगी, और ब्लड प्रेशर है यानी वो क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। तो जनरली बीपी को कम करने के लिए आप इस एंजाइम को क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। तो जब ये एंजाइम है वो इनहिबिट हो गया तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा, तो वेजोकॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। वेजोकॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन, क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर एंजियोटेंसिन सेकंड बनता तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, डायलेशन होता। अब ये बन नहीं रहा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी जो ब्लड वेजल्स है उनका साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्लड की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ब्लड फ्लो है यानी बीपी है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके का जो कैरेक्टर है वो इसमें यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन के अंदर इसको यूज किया जाएगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, हाशिमोटो डिजीज इट्स ए ऑटो इम्यून डिजीज। जनरली क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उस थायराइड ग्लैंड के खिलाफ कुछ एंटीबॉडी बन जाती हैं और वो थायराइड ग्लैंड को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। यही हाशिमोटो डिजीज है। तो देखते हैं, अगर थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रैक्ट हो गई तो थायराइड ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं होगा। सो लेट्स सी द ऑप्शन, इट्स ए वायरल डिजीज, नो। An autoimmune disorder that cause hypoglycemia, no. An autoimmune disease cause hypothyroidism, obviously, क्योंकि हार्मोन कम बनेगा तो ऐसे केस में कंडीशन क्या आ जाएगी, हाइपो वाली। सो ऑप्शन 3 मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, लोवास्टेनिन एजे, तो लोवास्टेनिन एक इनहिबिटर है। जनरली लोवास्टेनिन है वो जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, उसके अंदर ये इंटरफेयर करता है। इट्स ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ HMG कोए रिडक्टेज। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लोवास्टेनिन इज ए इनहिबिटर ऑफ 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटराइल्स कोए रिडक्टेज, यानी HMG कोए रिडक्टेज का क्या है, ये इनहिबिटर है। एन एंजाइम डेट कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ HMG कोए, HMG कोए को किस में कन्वर्ट करता है ये एंजाइम, मेवालोनेट के अंदर कन्वर्ट करता है। सो मेवालोनेट की रिक्वायर्ड है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, यानी कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस होगा। लोवास्टेनिन interferes its production by acting as a reversible competitive inhibitor for HMG-CoA and which bind to HMG-CoA reductase। तो जब ये एंजाइम काम ही नहीं करेगा तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं होगा। तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कम करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए लोवास्टेनिन का यूज किया जाता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, इट्स फ्रॉम टूल एंड टेक्निक, टेक्निक का क्वेश्चन है। फैक्स एक टेक्निक है, फ्लोरोसेंट एसोसिएटेड सेल सॉर्टिंग, फ्लोरोसेंस एसोसिएटेड सेल सॉर्टिंग इज यूज टू मेजर 2 टाइप ऑफ स्कैटर। ये टेक्निक 2 टाइप के स्कैटर को मेजर करती है, एक फॉरवर्ड साइड और एक क्या है, एक फॉरवर्ड है एक साइड है, साइड बोलते हैं। व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिटरमाइंड बाय दीज पैरामीटर्स, यानी जो फॉरवर्ड है और जो साइड है ये दोनों क्या डिटरमाइन करते हैं। तो फॉरवर्ड है वो जनरली साइज ऑफ सेल को मेजर करती है,
और जो साइड है वो क्या करेगी, ग्रेनुलरिटी है जो सेल की उसको मेजर करेगी. सो ये द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 3. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. स्नैक विनम फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है ये, स्नैक के विनम से इसको आइसोलेट किया गया है. तो ये एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से इट्स कट स्पेशली 3 प्राइम्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसे शॉर्ट में पीडीई भी बोलते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 13. एक्टिव साइट ऑफ काइमोट्रिप्सिन. तो ये पेनक्रियाज का एक एंजाइम है, बाइल जूस भी इसे सिक्रेट करता है, काइमोट्रिप्सिन. एक्टिव साइट ऑफ काइमोट्रिप्सिन कंसिस्ट्स ऑफ कैटालिटिक ट्रेड कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रेसिड्यू. यानी हमें ये बताना है कि एंजाइम काइमोट्रिप्सिन हमारे पास है और इस काइमोट्रिप्सिन की एक्टिव साइट पे किस तरीके के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो इसकी एक्टिव साइट के ऊपर सेरिन, हिस्टिडीन एंड एस्पार्टेट रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं. सो इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है. जनरली जो काइमोट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को कट करने का काम करता है और स्पेशली एन टर्मिनल की तरफ कट करता है. जब भी प्रोटीन में कोई ट्रिप्टोफान हो, टायरोसिन हो, फिनाइलएलानिन हो, ल्यूसिन हो, तो इनको ये एन टर्मिनल पे क्या कर सकता है, कट कर सकता है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 14. Passive administration of antibodies is employed as a mechanism for providing immediate protection against several toxin and pathogen. यानी पैसिव इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं और पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी को यूज कर रहे हैं. ठीक है, और ये एंटीबॉडी को जब यूज कर रहे हैं तो ये हमें प्रोटेक्शन देती है किन से, टॉक्सिन से और पैथोजन से. तो क्वेश्चन समझ आया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड बाय पैसिव इम्यूनाइजेशन. तो इनमें से जो पैथोजेंस हैं, हम किस पैथोजेंस को पैसिव इम्यूनाइजेशन से ट्रीट कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो ये समझिए पैसिव इम्यूनाइजेशन होता क्या है. पैसिव इम्यूनाइजेशन एक हाई रिस्क कोई पैथोजेंस है या हाई रिएक्टिंग पैथोजेंस है, तब हम पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं. और पैसिव इम्यूनाइजेशन है वो थोड़ा क्विक काम करता है, फास्ट काम करता है, विद इन ए हॉर्स एंड डे. ये वैक्सीन से फास्ट होता है. तो अगर ऑप्शन में हम देखें तो ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये फास्ट काम नहीं करेगा और इसका जो जनरली टारगेट है वो सेल के अंदर है, तो हम एंटीबॉडी से इसे ट्रीट नहीं कर सकते. टाइफाइड का भी टारगेट अलग है और लेप्रोसी का भी अलग है. बोटुलिज्म्स है एक फूड पॉइजनिंग टॉक्सिन है ये, और बोटुलिज्म्स के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन को यूज कर सकते हैं. सो जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है वो जो रेस्पिरेटरी सिंसियल्स वायरस हैं उनके लिए, मीजल्स, टिटनेस, हेपेटाइटिस, रेबीज, चिकन पॉक्स, इनके लिए भी नाउ प्रेजेंट डे हम यूज करते हैं. और पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है, थोड़ा फास्टर होता है. तो जब हाई रिस्क वाली कंडीशन है उस केस में हम पैसिव इम्यूनाइजेशन को यूज कर सकते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. क्वेश्चन फ्रॉम विटामिन फॉलिक एसिड इज इम्पॉर्टेंट फॉर. तो फॉलिक एसिड के बारे में पूछा गया है. फॉलिक एसिड बायोकेमिस्ट्री में जो 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. इट्स क्वेश्चन फ्रॉम सेल बायोलॉजी, स्पेशली फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सिस्टम. पेशेंट विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस have a mutation in gene that cause for a. तो जनरली सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है और सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया है
और वो जीन क्या कोड करती है, ये पूछा गया है। तो जीन है वो क्लोराइड आयन चैनल को कोड करती है। अब समझिए सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जनरली होता क्या है, एक CFTR जीन है, और ये CFTR जीन है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो CFTR जीन है वो क्लोराइड चैनल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर ये सेल है और ये क्लोराइड चैनल है, तो इन क्लोराइड चैनल का ये फॉर्मेशन करेगी। तो क्लोराइड क्या है कि सेल से आउट एंड इन होते रहेंगे। ओके, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, CFTR जीन मेक channel that transport negatively charged particle called chloride ion into and out of the cell। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, यानी CFTR जीन है वो क्लोराइड चैनल बनाती है, और क्लोराइड चैनल है वो क्लोराइड को सेट जो सेल है उससे इन एंड आउट करते हैं। और जो क्लोराइड है वो सोडियम क्लोराइड से बना है, यानी इसे हम कॉमन साल्ट कह सकते हैं। जनरली ये स्वीट के अंदर पाया जाता है। तो क्लोराइड है वो हमारी बॉडी में क्या काम करेगा? क्लोराइड फंक्शन इन सेल, द फ्लो ऑफ क्लोराइड आयन हेल्प्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर इन टिश्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्लोराइड का बॉडी में वाटर को मूवमेंट कराना टिश्यू के अंदर। अब टिश्यू के अंदर अगर वाटर मूवमेंट करेगा तो क्या करेगा? विच इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ थिन फ्रीली फ्लोइंग म्यूकस। अगर वाटर होगा तो टिश्यू के अंदर जो म्यूकस है वो थिन रहेगा, यानी पतला म्यूकस रहेगा और फ्री फ्लोट करता रहेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर CFTR जीन में म्यूटेशन करा दिया जाए तो ऐसे केस में क्लोराइड चैनल नहीं बनेंगे। अगर क्लोराइड चैनल नहीं बनेंगे तो वाटर है वो भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और अगर वाटर क्रॉस नहीं कर पाएगा तो जो म्यूकस है वो थिन नहीं हो पाएगा, यानी थिक हो जाएगा। अगर म्यूकस थिक हो गया तो ऐसे केस में वो जो एयरवे है या जो वेरियस बॉडी की डक्ट्स हैं उनके अंदर वो उनको क्लग कर सकता है, यानी उनको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरीके के अगर जो साइन और सिम्टम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज मेनली इफेक्ट ऑन लंग्स एंड पेनक्रियाज। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। डॉली शिप वाज क्रिएटेड बाय, इट्स ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चन। हम सभी जानते हैं कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर मैकेनिज्म से हमने किसको बनाया था? डॉली शिप को बनाया था। ओके, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 18। ऑन एक्सपोजर टू ए पैथोजन डायग्नोस्टिक टेस्ट शोड इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट। मतलब क्या है कि हम एक पैथोजन से इन्फेक्ट हो गए हैं और हमारा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो न्यूट्रोफिल्स के काउंट को ज़्यादा बता रहा है, यानी जो रिपोर्ट है ब्लड का उसमें न्यूट्रोफिल्स के काउंट क्या है? ज़्यादा है। व्हाट काइंड ऑफ पैथोजन इज द पेशेंट मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड। तो जब न्यूट्रोफिल के काउंट बढ़ते हैं तो किस तरीके का पैथोजन हो सकता है? स्पेशली वायरस तो नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस से न्यूट्रोफिल्स के जो काउंट हैं वो नहीं बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में अगर वायरस है तो आप इसे पहले ही क्या कर सकते हैं? इनकरेक्ट कर सकते हैं। अब ऑप्शन दो बचे हमारे पास, स्टेफाइलोकोकस है और प्लाज्मोडियम है। आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम का टारगेट है वो आरबीसी के अंदर होता है। तो आरबीसी के अंदर अगर प्लाज्मोडियम का टारगेट होगा तो ऐसे केस में न्यूट्रोफिल्स नहीं बढ़ेंगे।
लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस है उसका सेल के अंदर टारगेट नहीं होगा, तो उस केस में न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 2. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. AB is a substrate for enzyme D which convert AB to AC. यानी हमारे पास यहाँ पे क्या है, AB है और AB एक D एंजाइम की प्रेजेंस में, ये D एंजाइम है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, A और C में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ तक समझ में आया. इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ई, तो यहाँ पर एक कोई कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ई है और ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ई है वो इस एंजाइम को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है, कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करता है इसको, तब ये एंजाइम काम नहीं करेगा. इन द प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट ए बी द एंजाइम. अब अगर ये कॉम्पिटिटिवली इनिबिट कर रहा है तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं वो केएम को तो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, लेकिन वो वीमैक्स में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं करते हैं. तो एंजाइम काइनेटिक्स में हम देखते हैं कि 3 तरीके के इनिबिटर्स जनरली काम आते हैं. एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है और ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या करते हैं, केएम है उसको बढ़ा देते हैं और वीमैक्स को क्या करते हैं, सेम रखते हैं. इसी तरीके से जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या करेंगे कि केएम को चेंज नहीं करेंगे लेकिन वीमैक्स को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. इसी तरीके से अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के सिमिलर ही हैं, बस फर्क ये है कि जो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर हैं वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड करते हैं, यानी अकेले एंजाइम से बाइंड नहीं करेंगे. अगर एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं. ओके, तो जो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं उनके अंदर वी मैक्स एंड के एम दोनों ही क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. इन द लीवर gluconeogenesis is induced in response to which of the following molecules. तो लीवर के अंदर मतलब प्लाज्मा में ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो गया है, कम हो गया है. अगर ग्लूकोज कम हो गया तो हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस करना पड़ेगा. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा कैसे, तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम होता है, देखिए यहाँ पर, तो ऐसे केस में हम जानते हैं कि 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एक ग्लूकागोन होता है और दूसरा क्या होता है, इंसुलिन. तो ग्लूकोज का जो लेवल कम हो गया उसे सेंस कर लेगा ग्लूकागोन, यानी ग्लूकागोन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, इट्स ए हार्मोन. और ग्लूकागोन है वो सेल के ऊपर, जो लीवर सेल हैं उनके ऊपर जीपीसीआर रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड करेगा. रिसेप्टर में अल्फा सबयूनिट एक्टिवेट हो जाएगी, अल्फा सबयूनिट है वो आगे एक्टिवेट करेगी एडिनाइल साइक्लेज को, और एडिनाइल साइक्लेज है वो एटीपी को, जो एटीपी है उसको ये चेंज कर देता है किसके अंदर, CAMP में चेंज कर देगा, साइक्लिक AMP में. साइक्लिक AMP है वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करती है और प्रोटीन काइनेज ए है वो आगे जाके ग्लूट चैनल को एक्टिवेट करता है. तो लेट्स सी द ऑप्शन कि कौन सा जो मॉलिक्यूल्स है वो इंड्यूस कर सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, तो इंसुलिन नहीं कर सकता. साइक्लिक AMP, बिल्कुल साइक्लिक AMP यहाँ पे यही काम कर रही है कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर रही है, इंड्यूस कर रही है. तो ये द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी CAMP. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 21. रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल इज मीडिएटेड बाय. तो यूरिया साइकिल में अब फर्स्ट स्टेप देखते हैं, तो
कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है, उसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बामाइल फॉस्फेट के अंदर, और इसके लिए जो एंजाइम काम करता है वो क्या है, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज फेस्ट। ये एक रेगुलेटरी एंजाइम है। तो रेट लिमिटिंग स्टेप हो गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन में कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज नंबर 2 में है, सो ये द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 2। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर कितनी एटीपी बनते हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करते हैं तब तो ऑप्शन में 36 एटीपी होता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो 36 दिया ही नहीं हुआ है। इट मीन्स कि 36 नहीं दिया हुआ है तो जो कैलकुलेशन है वो स्टैंडर्ड नहीं है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में ग्लाइकोलाइसिस से 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और ग्लाइकोलाइसिस में के बाद में ट्रांजिशन रिएक्शन होता है। यू वेल नो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोई, तो वहां पर 6 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यानी 2 NADH बनते हैं। और आपको पता है कि NADH इज इक्वल टू 3 ATP, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। और जो TC साइकिल है उससे कितने बनते हैं, 24, तो टोटल ATP कितने बन गए, 38 ATP। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 1। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। So, a 30-year-old man is fasting for a religious purpose for several days. किसी भी तरीके का कोई रिलीजियस पर्पज हो सकता है, नवरात्रा हो सकती है, रोज़ा हो सकते हैं, तो वो फास्ट करता है कुछ दिन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूटिलाइज बाय ब्रेन एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ब्रेन है वो जब हम फास्टिंग की कंडीशन में नहीं होते हैं तो ग्लूकोज से एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन अगर फास्टिंग वाली कंडीशन है तो ब्रेन है वो अल्टरनेट एनर्जी सोर्स के रूप में कीटोन बॉडी को यूज करता है, और यहाँ पर हमारे पास कीटोन बॉडी कौन है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। सो करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 2। एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। इंडिविजुअल विद फेमेलियल hypercholesteremia have mutation in। तो फेमेलियल हाइपरकोलेस्ट्रोमिया ये डिजीज है, और किसकी वजह से होता है, अगर LDL रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए तो ऐसे केस में हाइपरकोलेस्ट्रोमिया हो जाएगा। ओके, सो देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 25। द प्रोसेस by which an amino acid catabolize its carbon chain into acetyl CoA is considered to be। तो ये कीटोजेनिक रिएक्शन के अंदर आते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट 26। सो ए ह्यूमन एंजाइम कंटेन 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं, एंड द एंजाइम वाज एक्सप्रेस्ड in the oxidizing environment of periplasm of E. coli host BL21 RIL एक स्ट्रेन है E. coli का, और उसके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक एंजाइम है, और ये एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, और इस एंजाइम में क्या है, 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो क्वेश्चन समझ में आया डियर फ्रेंड, एक ह्यूमन एंजाइम है, कहाँ पे है, E. coli के पेरीप्लाज्म में है, और इसके अंदर 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, वाज फाउंड टू बी इनएक्टिव। अब ये एंजाइम क्या है, इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहा है।
However, the expression of same enzyme in the oxidizing environment of cytosol of E. coli supple chain lead to fully active enzyme. इसी एंजाइम को ई कोलाई के साइटोसोल में रखते हैं, यानी अभी ये पेरीप्लाज्म में है, पहले पेरीप्लाज्म में था और अभी इसको कहाँ रख रहे हैं, साइटोसोल्स में। तो ये क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है, यानी ये काम कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन? तो क्या रीजन हो सकता है कि पेरीप्लाज्म में भी ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट है और साइटोसोल में भी ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट है, लेकिन पेरीप्लाज्म में एंजाइम क्या है, इनएक्टिव है, और साइटोसोल में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो लेट्स सी द ऑप्शन। साइटोसोल ऑफ ई कोलाई प्रोवाइड ए कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटी। यस, इट्स मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि साइटोसोल में इसको जो एंजाइम है वो उनको कोफैक्टर की जो रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है, इसलिए वो साइटोसोल के अंदर क्या है, काम कर रहा है। और पेरीप्लाज्म में कोफैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे ये अपनी एक्टिविटी को शो नहीं करता है। तो आगे हमें ऑप्शन देखने की रिक्वायर्ड नहीं है, सो ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन 27, ए अननोन बैक्टीरियोफाज हैज़ ए बेस कंपोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है, एडेनिन 23% है, थाइमिन 36 है, एंड जो ग्वानिन है वो 21 है, एंड जो साइटोसिन है वो कितना है, 20% है। इट्स जीनोम इज लाइकली टू बी। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन काटने के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी आपको कंटेंट यहाँ पे जो बेस कंपोजिशन दिया है, इसमें यूरेसिल नहीं दिया हुआ है, यूरेसिल की जगह क्या दिया हुआ है, थाइमिन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आरएनए तो नहीं हो सकता। तो आरएनए वाले ऑप्शन काट दीजिए पहले। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फर्स्ट कट गया और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का ये कट गया। तो अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो अगर आप बेस कंपोजिशन को देखेंगे और चारगाफ रूल को अप्लाई करेंगे तो इसका जो रेशियो है वो इज इक्वल टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए आएगा। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 2। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन विल कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो ऐसे केस में जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? देखिए, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, टीएच, थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन का अगर आप कंपोजिशन देखें तो उसमें ये बना होता है टायरोसिन और आयोडीन से। इसका मतलब है कि थायरोक्सिन हार्मोन तभी बनेगा जब आयोडीन होगा। अब आयोडीन ऑलरेडी कम बता रखा है तो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। अब देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाता कौन है? तो जो टीसीएच हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है, और थायराइड ग्लैंड के ऊपर जब काम करेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करेगी। लेकिन यहाँ क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन का जो लेवल है वो क्या है, कम है। तो बार बार ये एंजाइम सिक्रेट होगा, क्योंकि इस टीएसएच एंजाइम को लगेगा कि थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम है, तो ये सिक्रेट होता रहेगा और थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ टीएसएच। सो हियर द ऑप्शन 3 मस्ट बी correct. Then moving to question next, 29. If enthalpy change for a reaction is 0, तो एंथैल्पी है वो क्या है, 0 है, तो डेल्टा जी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो देखिए, अगर हम एंथैल्पी को 0 माने तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा
एंट्रोपी, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, माइनस टी एंट्रोपी, टी यहाँ पे टेम्परेचर है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, peptide get loaded on the MSC first molecule, मतलब MSC फर्स्ट है हमारे पास और इस MSC फर्स्ट को हम लोड कर रहे हैं एक पेप्टाइड से, तो ये लोडिंग कहाँ पर होती है ये पूछा गया है। तो लोडिंग कहाँ पे होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लोडिंग की जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।